अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भाई बच्चों, मेरा नाम तो आप सबको पता ही है कि मेरा नाम डॉक्टर लाइबा है एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ रोल ऑफ वाटर। बेसिकली आपके पास 4.1 का ही एक पार्ट है, ठीक है। इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और ये 4th वन है। नाउ देखो, आपने अब तक जितनी चीज़ें पढ़ी आपको इतना तो पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उससे आपको क्या मिलता है, उससे आपको ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ऐसा लगता होगा ना कि वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन ग्लूकोज के लिए, लेकिन कन्फ्यूजन कब आई? कन्फ्यूजन तब आई जब हमने देखा कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी एज अ रॉ मटेरियल क्या कहते हैं डेवलप करता है, अलग से देता है, ठीक है। कन्फ्यूजन कहाँ पे आई? जो रॉ मटेरियल था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वो क्या वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन, वो वाटर? इन दोनों में से कौन से जो है वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं? मतलब हमें ये भी पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और वाटर जो है वो और जो ग्लूकोज, देखो मैं बताती हूँ अगेन। हमारे पास है C6H12O6, ठीक है। हमारे पास चीज़ें हैं दो, H2O और CO2, 3 एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। बेटा हाइड्रोजन तो हमें सिंपल पता है कि वाटर से आ रहा है, कार्बन कहाँ से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से। अब कन्फ्यूजन ये है कि ये जो ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन है वो बेसिकली वाटर से आ रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है? इसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है नील। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने एक प्रोसेस किया। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने हाइपोथेसिस कब की, उन्होंने क्वेश्चन कब रेस किया? जब उन्होंने ये देखा कि एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो सल्फ़र को प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन के बजाय। तो उन्होंने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर जो ऑक्सीजन आती है ना वो वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है। इसको बाद में 2 साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था रेडियो लेबलिंग के थ्रू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज़ किया। सबसे पहले उन्होंने प्लांट्स के 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप उन्होंने बनाया जिसको उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया। अब इसके अंदर जो वाटर था ना उसका जो ऑक्सीजन था वो इन्होंने कौन सा वाला दिया, वो इन्होंने आइसोटोप वाला दिया, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में नॉर्मल दिया। और जो सेकेंड ग्रुप था उसके अंदर उन्होंने क्या किया, वाटर नॉर्मल दिया लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आइसोटोप वाला दिया। फिर उन्होंने देखा कि जो ग्रुप 1 था ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोड्यूस किया ऑक्सीजन गैस विद आइसोटोप, यानी कि उन्होंने आइसोटोप वाली ऑक्सीजन जो है वो क्या करी, वो प्रोड्यूस की। यानी कि कोई भी ऑक्सीजन जो है वो शुगर में नहीं मौजूद थी, आइसोटोप वाली, ठीक है। और हमने पहले केस में क्या किया था, दोबारा से देख लो। हमने पहले केस में ये किया था कि हमने क्या कहते हैं आइसोटोप वाला वाटर यूज़ किया था, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल यूज़ की थी, ठीक है। दूसरे केस में उन्होंने देखा कि सेकंड ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, मतलब आइसोटोप वगैरह, और जो शुगर का मॉलिक्यूल है उसके पास आइसोटोप मौजूद है। तो इससे पता चल गया कि वाटर जो है वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल होता है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये प्रोसेस था हमारे पास, ठीक है। आप देख सकते हैं ग्रुप 1 में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऐसे ही रिलीज़ हो गई, यानी कि इससे ऑक्सीजन ग्लूकोज को नहीं जा रही। ग्लूकोज को ऑक्सीजन किसकी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिल रही है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। उससे पहले आप इस चीज़ को समझें। देखिए हमारे पास सारे लाइट रिएक्शंस वो होते हैं जो लाइट्स की मौजूदगी में होते हैं, और डार्क रिएक्शन वो होते हैं जो हमारे पास किसकी मौजूदगी में होते हैं, जो हमारे पास लाइट की गैर मौजूदगी में होते हैं, जब लाइट की एब्सेंस होती है, लाइट मौजूद नहीं होती है। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आपको पता है वाटर आता है ना, तो वो वाटर जो है ना वो लाइट रिएक्शन में यूज़ हो जाता है और ऑक्सीजन को एज अ प्रोडक्ट निकाल देते हैं। अभी अभी आप ये नील की हाइपोथेसिस से पढ़कर आ रहे हैं। इस लाइट रिएक्शन से हमारे पास बनता है ATP। ये ATP और NADPH हमारे पास जाता है डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको पकड़ के वो प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट में क्या बनाता है, शुगर, प्रोटीन, फैटी एसिड, ग्लूकोज वगैरह। और ये जो ATP है ना इसका क्योंकि फॉस्फेट और हाइड्रोजन यूज़ होता है तो ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये दोबारा से लाइट रिएक्शन के पास जाके चार्ज होकर आते हैं। यानी आप ये समझ लो ये बैटरी चार्ज होती है और ये अपनी पावर डार्क रिएक्शन को देकर फिर दोबारा से हमारे पास आ जाती है, फिर हम इस बैटरी को चार्ज करके दोबारा से भेज देते हैं, ठीक है। नाउ
लाइट डिपेंडिंग रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास दो उसके इवेंट होते हैं, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। तो हमारे पास इसके इवेंट्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों समझाऊंगी। मैंने इसके अंदर कुछ स्लाइड्स भी अरेंज करी, कुछ डायग्राम मैंने हाथ से बनाकर भी आपके लिए रखी हैं। पहले फेज़ के अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस में होता है कि एनर्जी जो होती है ना फोटोन की, वो पकड़ी जाती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। यानी कि फोटोन से मिलने वाली एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कौन सी होती है? वो जो स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपी और NADPH, उनके अंदर एनर्जी जो हमारे पास एटीपी और NADPH की होती है वो हमारे पास किस में यूज़ हो जाती है? वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट या शुगर वगैरह बनाने में हो जाती है। किस में? लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन में। बेटा डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम लाइट इंडिपेंडेंट भी है, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन किसका दूसरा नाम है? लाइट रिएक्शन का। बस ये बात आप लोग याद रखेंगे तो आपको सारी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक। इन क्लोरोप्लास्ट द लाइट कैप्चरिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स एंड इलेक्ट्रॉन केयर्स ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेटा देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट को पकड़ते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के साथ चिपके हुए होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स होते हैं, ये सब के साथ मिलकर एक साइकिल चलाते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। 4 मेजर ग्रुप होते हैं इसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस के, जो हमारे पास इस मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स होता है फोटोसिस्टम 1, दूसरा फोटोसिस्टम 2, तीसरा साइटोक्रोम BF और चौथा ATPase कॉम्प्लेक्स है। डायग्राम से कॉम्प्लेक्सेस देख लो। डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है या नहीं दिखाया हुआ? जो मैंने डायग्राम बनाई है उसमें आपको नज़र आ जाएगा। ये फोटोसिस्टम 2 है, ये फोटोसिस्टम 1 है, ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है, और ये आपके पास यहाँ पर है ADP रिडक्टेज और यहाँ पे NADP रिडक्टेज है, ठीक है। अच्छा भाई, पहले फोटोसिस्टम 2 आता है, बाद में फोटोसिस्टम 1 आता है। ये मत समझेगा कि भाई PS1 आ रहा है तो वो पहले आएगा, नहीं, ऐसा नहीं। पहले फोटोसिस्टम 2 आता है क्योंकि वो कौन सी वाली लाइट को कैप्चर करता है? 680 नैनोमीटर वाली, सही है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या होता है? देखो ATPase कॉम्प्लेक्स है ना, तो ATPase कॉम्प्लेक्स ये रहा, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ, ये नज़र आ रहा है आपको, ये ATPase कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब हम इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं, फिर आप वो लाइट रिएक्शन देखिएगा। लाइट रिएक्शन में ये हुआ कि हमारे पास ये है थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के अंदर ये हमारे पास आती है वेव, ठीक है। फोटोन आता है, फोटोन आया इस क्लोरोफिल के पास, सबसे पहले कौन से कॉम्प्लेक्स के पास आएगा? फोटोसिस्टम 2 के पास। और ये जो एनर्जी है फोटोन के पास होते 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 कहाँ चली जाएगी? क्लोरोफिल के पास। जब ये क्लोरोफिल के पास आएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। अब आप ये समझें बेटा, ये 2 आपके पास थे, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन और इन दोनों के एक इलेक्ट्रॉन निकल गए। एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब क्या ये दोनों खाली हो गए? बिल्कुल, ये दोनों खाली हो गए। अभी इन दोनों क्लोरोफिल्स के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिए, वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे सीधा प्लास्टोक्विनिन के पास, फिर प्लास्टोक्विनिन से जाएंगे साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास, फिर वहाँ से जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा से चले जाएंगे PS2 के क्लोरोफिल के पास, फिर उसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर फिरोडॉक्सिन के पास, एंड देन NADP रिडक्टेज के पास। बेटा इतनी लंबी साइकिल क्यों चला रहा है इलेक्ट्रॉन? इसलिए चला रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल कहते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से मूव करते हुए दूसरी जगह जाते जाएंगे तो ये अपनी एनर्जी यूटिलाइज करते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे। जैसे जब ये यहाँ से हमारे पास साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास आया तो इसने अपनी कुछ एनर्जी साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को दी, और इसने क्या किया? इसने बाहर मौजूद हाइड्रोजन आइंस को ना क्या कर लिया? इसने इसको अंदर पंप कर लिया, जो ल्यूमेन था ना हमारे पास उसके अंदर पंप कर लिया। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन आइंस नज़र आ रहे हैं। क्यों क्या, ये मैं बाद में बताऊंगी। इसी तरह से इसने अपनी कुछ एनर्जी जो है, फिर ये आ गया NADP रिडक्टेज के पास। NADP रिडक्टेज ने क्या किया? NADP को लिया, 2 हाइड्रोजन को लिया और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, जो इसके पास आए हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसको लेकर हमारे पास एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बना दिया NADPH, सही है। अच्छा भाई, अच्छा इसी तरह से PS2 के पास आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खाली हो गए। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? बेटा ये जो वाटर है ना, इसके ऊपर भी लाइट आएगी और ये वाटर टूटेगा। जब ये टूटेगा तो इससे हाइड्रोजन आइंस बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा से उसके पास चले जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो हाइड्रोजन आयन्स अंदर आए थे, इनका क्या काम होगा? इनका काम ये होगा कि ये जो चौथा कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है ना, एटीपी सिंथेज, ये इसको बाहर निकालेगा हाइड्रोजन आयन्स को। अब जब ये बाहर निकालेगा ना, तो इसको कुछ एनर्जी मिलेगी हाइड्रोजन को निकालने में। जब ये एनर्जी मिलेगी ना, तो इससे ये एडीपी को कन्वर्ट कर लेगा एटीपी में। तो आप देखें, हमारे पास एटीपी भी बन रहा है और हमारे पास जो है NADPH भी बन रहा है। आपको पता है ना, NADPH जो है वो आगे जाके फर्दर कितने एटीपी बनाता है? 3 एटीपी बनाता है, ठीक है। अच्छा भाई, ये हमारे पास होती है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट जो था वो वाटर था, ATP था, ठीक है, और NADPH था। वाटर नहीं था, थोड़ी ऑक्सीजन था, ठीक है। अब आप ज़रा इसको यहाँ से रीड आउट कर लें। मैंने आपको बताया हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, फोटोसिस्टम 1, 2 और साइटोक्रोम BF ATPase कॉम्प्लेक्स। कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो प्लास्टोक्विनिन होता है, प्लास्टोसाइनिन होता है और फिर डॉक्सिन होता है, ठीक है। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों के पास स्पेशल किस्म के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल A, जो उनके रिएक्शन सेंटर में मौजूद होते हैं। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बिल्कुल दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो A होते हैं ना, उनके जैसे ही होते हैं। द चेंज इन एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रा, बस चेंज आता है उनके एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रा में। क्यों आता है? क्योंकि वो जिन प्रोटीन्स के साथ बाउंड हुए होते हैं ना, उसकी वजह से, ठीक है। क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन सेंटर के अंदर जो PS1 के अंदर होता है, वो कौन सी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर वाली। जब भी मैंने आपसे कहा था कि 700 नैनोमीटर वाली बाद में आ रही है और पहले 680 नैनोमीटर वाली आ रही है। ये वाली जो मैंने डायग्राम बनाई है ना बेटा, ये बहुत फाइन डायग्राम है, ये डायग्राम बना लो, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, ये जो रिएक्शन होता है हमारे पास, ये रिएक्शन सेंटर, अच्छा भाई, और फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो 680 नैनोमीटर वाला होता है। दीज रिएक्शन सेंटर्स आर कॉल्ड P70 एंड P680। P का मतलब क्या होता है? पिगमेंट, ठीक है, यानी कि ऐसा पिगमेंट जिसके पास 680 और 700 वाली आती है। आपको ये दिखा दिया कि ये सोलर एनर्जी आई, आने के बाद ये वाटर है, वाटर को कन्वर्ट कर रही है ऑक्सीजन में, इससे जो ATP आ रहा है, NADP आ रहा है, उसको यूज़ किया जा रहेगा इस डार्क साइकिल के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग केल्विन साइकिल भी कहते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है? सारा काम हमारे पास, देखो ये वाला लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, याद रखना। और ये हमारे पास स्ट्रोमा है, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो था आपके पास सारा नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो मैंने आपको समझाया। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या होती है? इसके अंदर क्लोरोफिल है, लाइट आई, आने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, जाने के बाद उसने सीधा कन्वर्ट करवाया ADP को ATP में और दोबारा से क्लोरोफिल के पास आ गए। बस सिंपल सा साइक्लिक में ये होता है, ठीक है, और नॉन साइक्लिक में ये होता है। वैसे आपकी बुक के अंदर इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन अगर आप इस डायग्राम को बना लें तो कोई गलती भी नहीं है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये कॉमन चीज़ है। अगर आप देखो कॉम्प्लेक्सेस याद ही कर रहे हो, तो अगर आपको बात पता चल जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इसको 2 से 3 दफ़ा लेक्चर को लेंगे तब आपको ये आसान लगेगा, और ये बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा भाई, आपको कोई मसला हो लेक्चर के बारे में, अपने रिव्यूज़ दें, कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो, कोई मसला हो बेटा, शेयर करें। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सेशन कंडक्ट करूँगी, मैं आपके लाइव सेशंस लूँगी, एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी फ्रीली। स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। देखो, हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है, और जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होता है, हमारे पास जब पूरा प्रोसेस चलता है, तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है? PS2 जो है फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके पास क्लोरोफिल A का डायमर होता है। डायमर मतलब 2 क्लोरोफिल A मौजूद होते हैं। जब फोटोन की लाइट जो है वो हिट करती है इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। किसकी एनर्जी को? जो फोटोन की एनर्जी होती है ना, उसको। और उसके नतीजे में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और निकल जाते हैं। ग्राउंड स्टेट में किस स्टेट में आ जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। मैंने केमिस्ट्री में आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया था कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। अब जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको पता है फ़ौरन से कहाँ चले जाते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जिसको हम लोग फाइटिन भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद चले जाते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास। उसके बाद अब ये जो फोटोसिस्टम 2 होता है ना, आपको पता है इसके पास क्या हुआ? इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक डायग्राम के थ्रू समझाया था, ठीक है। तो उसको फिर क्या होता है, ये क्या होता है? इसकी चार्ज सेपरेशन की वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव।
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो यानी कि उसको दोबारा से इलेक्ट्रॉन किससे मिलता है, उसको दोबारा से इलेक्ट्रॉन मिलता है वाटर की रिडक्शन से, यानी कि वाटर के टूटने से। जब वाटर स्प्लिट होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है हमारे पास, कहाँ पर होती हैगी, जो थैलाकॉइड का ल्यूमेन होता है ना, थैलाकॉइड का ल्यूमेन, वहाँ पे हो रही होती हैगी, ठीक है। तो उससे हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या मौजूद होता है, वहाँ पे मैंगनीज का क्लस्टर भी मौजूद होता है, जेड कॉम्प्लेक्स भी मौजूद होता है। जेड कॉम्प्लेक्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जो P60 को इलेक्ट्रॉन देता है, जो प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है। वाटर स्प्लिट होता है, आपको पता है, और 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। 2 वाटर मॉलिक्यूल से 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 4 हाइड्रोजन आयन्स मिलते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलता है, ठीक है, किसके अंदर, ल्यूमेन के अंदर। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं वो जो हमारे पास आ गए थे प्लास्टोक्विनिन के पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं बेटा, वो ट्रांसफर हो जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और उससे फिर प्लास्टोक्विनिन के पास। फिर प्लास्टोक्विनिन जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और 2 प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से लेकर आता है। ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इट कैरीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS2 कॉम्प्लेक्स टू द साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये पूरी वही चीज़ है, वही जो हमने पिछले लेक्चर में, मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या करवाया था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में इनका नाम तो साथ साथ पढ़ाया था, मैंने आपको सारी चीज़ें तो समझाई थी, लेकिन मैंने साथ ही आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी समझा दी थी। तो अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं, और स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी फ्रीली। बेटा मैंने एक फाइन सी डायग्राम बना के आपको समझाया था कि लाइट आई, लाइट हमारे पास फोटो सिस्टम 2 के पास गई और फोटो सिस्टम 1 के पास भी गई। फोटो सिस्टम 2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये 2, और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये सबसे पहले कहाँ गए, सबसे पहले गए क्या कहते हैं, फाइटिन के पास, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं एक्सेप्टर है। और ये जो P पॉजिटिव C60 है ना, ये वाला जो है ना पॉजिटिव हो चुका है, ये इसको दिखाने, ठीक है। और यहाँ से निकलने वाले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए, हमारे पास चले गए आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। उसके बाद यहाँ से देखें फाइटिन से जाएगा प्लास्टोक्विनिन के पास, 2 प्लास्टोक्विनिन होते हैं, ठीक है, QA और QB, इनको स्पेशल क्विनिन भी कहते हैं। फिर प्लास्टोक्विनिन पूल के पास, देन साइटोक्रोम आयरन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम यानी कि BF कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास प्लास्टोसाइनिन के पास, एंड देन अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई ना, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो चले गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। और इसको कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसको वाटर के टूटने से मिलेंगे, बात याद रखना। अच्छा भाई, यहाँ से फिर ऑक्सीजन, फिर NADP, और NADP से हमारे पास NADPH बन जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, प्लास्टोसाइनिन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है PS1 का, वहाँ पर प्लास्टोसाइनिन जो है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, PS जो ये हमारे पास 1 है इसको देता है इलेक्ट्रॉन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है फोटो सिस्टम का, वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आयरन सल्फर प्रोटीन होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद कहाँ चले जाता है, फिरिडॉक्सिन के पास। फिरिडॉक्सिन हमारे पास क्या होता है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, ऐसी प्रोटीन होती है जिसके पास आयरन मौजूद होता है। फिर एक एंजाइम जिसको हम NADP रिडक्टेज कहते हैं, वो क्या करता है, वो ट्रांसफरेज करता है इलेक्ट्रॉन को FPD से, यानी फिरिडॉक्सिन से, किसके पास किसको देता है, इलेक्ट्रॉन देता है NADPH को। जब वो NADPH को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं और प्रोटॉन्स भी मिल जाते हैं स्ट्रोमा से, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH से। अब ये जो NADPH है ना बेटा, ये आगे जाके ATP में कन्वर्ट होता है, वो मैं भी आपको साइकिल पढ़ाऊँगी। कल मैंने आपको कल ही ये समझा देना चाहिए था, लेकिन मैं आज इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, इट स्टोर्स हाई एनर्जी विच विल प्रोवाइड रिड्यूसिंग पावर फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये हाई एनर्जी इसने अपने अंदर स्टोर की हुई होती है इस NADPH ने, मैंने बताया ना, इससे आगे जाके ATP बनेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास किस में होगा, ये हमारे पास डार्क रिएक्शन में से ATP बनते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, सिंपल सी बात है, लाइट आएगी, लाइट दोनों की तरफ जाएगी, दोनों के पास से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जाने के बाद वो अपने अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इसकी खाली जगह को फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन फिल करेगा, वो वाटर की स्प्लिटिंग्स आएंगे, बस ये याद रखना, बाकी सारी चीज़ें आसान है। अच्छा भाई, ATP कैसे बनता है भाई, आपको याद है कल मैंने एक डायग्राम जब आपको सिखाई थी, तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास ये फोटो सिस्टम 1 था, फिर ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के कॉम्प्लेक्सेस थे, फिर हमारे पास फोटो सिस्टम
2 था, फिर हमारे पास जो है एक और था जिसको हमने NADP रिडक्टेज कहा था, और यहाँ पे ATP रिडक्टेज भी मौजूद था। याद है कल जो मैंने डायग्राम दी थी, उस डायग्राम को दोबारा खोल लें। अगर आपने उसको अपने पास ड्रॉ की हुई है तो अब आपको बात समझने में आसानी होगी। देखो मैंने ऐसे ही आपको एक डायग्राम जो है ना वो साफ़ सुथरी से बना के दिखाई थी। इन्होंने तो देखो थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनाई हुई, मैंने अलग से बना के दिखाई थी, ठीक है। अच्छा भाई, फॉर्मेशन ऑफ ATP क्या होता है? देखो एनर्जी जो रिलीज़ होती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से साइटोक्रोम सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो किसके हेल्प में आती है? वो ATP बनाने में हेल्प करती है इनडायरेक्ट मैनर में। और कैसे करती है वो हमने कल पढ़ा था। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ साइटोक्रोम सिस्टम पम्प्ड हाइड्रोजन आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलेकॉइड ल्यूमेन। मैंने आपको बताया था साइटोक्रोम क्या करता है, साइटोक्रोम स्ट्रोमा से क्या कहते हैं, थैलेकॉइड का जो ल्यूमेन है ना, स्पेस है, उसके अंदर क्या लेकर आते हैं? हाइड्रोजन आयन लेकर आते हैं। ये जो थैलेकॉइड स्पेस होती है कैसे एक्ट करती है? ये हाइड्रोजन के रिजर्वायर के तौर पे एक्ट करती है, यानी जहाँ पे ल्यूमेन के अंदर जो आ रहे हैं ना हाइड्रोजन, उसकी स्टोरेज का काम करती है। क्योंकि हाइड्रोजन आयन हमारे पास किससे बनते हैं? वाटर की स्प्लिटिंग से बनते हैं फोटोलाइसिस के प्रोसेस में, तो वो भी यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, ये एज़ कम्पेयर टू स्ट्रोमा ज़्यादा होते हैं, और ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना देते हैं। मतलब कि जब हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा होंगे स्पेस में स्ट्रोमा से, यानी स्ट्रोमा में कम है उसमें ज़्यादा है, तब हमारे पास एक और किस्म का कॉम्प्लेक्स खुल जाता है जिसको हम कहते हैं ATP सिंथेज। और वो क्या करता है? वो हाइड्रोजन आयंस को मूव करवाना शुरू करता है। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस इस चैनल से बाहर जाते हैं ना, ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं जब इनकी मूवमेंट हो रही होती है, अपनी मूवमेंट के दौरान फोटो सिस्टम 2 के। ये जो एनर्जी होती है यूटिलाइज हो जाती है किसके अंदर? ATP बनाने के लिए। किससे? ADP, यानी कि ADP है उसके साथ फॉस्फेट को जोड़ना है। अब इसको जोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है? जब ये हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं? जब ये हाइड्रोजन आयन को बाहर जो है वो पंप करता है, ठीक है। अभी मैं डायग्राम से भी समझा दूंगी, बाकी कल वाली डायग्राम बहुत फाइन है, अगर उससे समझ आ गया होगा तो ये तो कल वाला ही है, बस बुक से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयन की ATPase कॉम्प्लेक्स के दिस मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन थ्रू ATPase कॉम्प्लेक्स। बेटा एक बात याद रखना, ये जो मूवमेंट हो रही है हाइड्रोजन आयन की ATPase कॉम्प्लेक्स की वजह से इसका और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है, मतलब अंदर जो है ल्यूमेन के अंदर जो है हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने हैं। इसको हम लोग कीमियो ऑस्मोसिस या कीमियो ऑस्मोटिक ATP सिंथेज भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर केमिकल और ऑस्मोटिक इवेंट जो होता है ना वो एक साथ होता है ATP सिंथेसिस के लिए। मतलब केमिकल ही कैसे हो रहेगा? जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन वो ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो रहा है। और ऑस्मोटिक कैसे हो रहेगा? ऑस्मोसिस हो रही है, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्ट होती है 3 हाइड्रोजन की, 3 प्रोटॉन्स की ATPase कॉम्प्लेक्स की, ये किसके लिए रिक्वायर होती है? एक ATP को बनाने के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि ATP सिंथेस कितने हाइड्रोजन आयंस को निकालेगा कि वो एक ATP को कन्वर्ट कर, यानी कि एक ADP को कन्वर्ट करवा दे ATP में। तो आप बताएंगे कि 3 हाइड्रोजन आयंस जब वो पम्प्ड आउट करेगा, यानी कि बाहर निकालेगा, ठीक है, जब वो पम्प्ड आउट करेगा तब आपके पास कितने ATP बनेंगे? एक ATP बनेगा। ये वाले ना MCQs में पूछे जाते हैं, ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। ये जो अच्छा भाई, अब आगे देखो, द लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर टू NADP कपल्ड टू ATP सिंथेसिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। देखो जो लीनियर फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वाटर से NADP का बनना, ठीक है, कपल्ड टू ATP सिंथेसिस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बिकॉज द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वाटर टू अ टर्मिनल एक्सेप्टर नेवर बैक टू इट्स इनिशियल सोर्स। बेटा मैंने आपको ना एक साइक्लिक पढ़ाया था, एक नॉन साइक्लिक पढ़ाया था, ठीक है ना। आपको ये कहने हैं, कहाँ गया, कि हमारे पास नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है जिसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं आते, इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए। अभी तक आपने ये वाला जो पढ़ा है पूरा, ये कैसी स्कीम थी आपके पास? ये वाली आपके पास नॉन साइक्लिक थी, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स ने जब NADP बना दिया ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं यूज़ हो रहे, वो इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म, फिनिश, अब उसका कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। और एक हमारे पास साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। पहले आप नॉन साइक्लिक की कुछ डायग्राम को देख लें इंशाल्लाह, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। बेटा ये देखें फोटो सिस्टम 2 है हमारे पास, लाइट आती है, ठीक है, और ये प्लास्टोक्विनिन है। फिर उसके बाद जो है वो कहाँ पर जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर PS1, फिर उसके बाद फिरिडॉक्सिन, फिर उसके बाद NADP का NADPH बन जाता है। और ये आपके पास ATPase सिंथेज लगा हुआ है जो क्या करेगा?
जो यहाँ पे जो वाटर का टूटना है वो वाले हाइड्रोजन आइंस भी, और जो बाहर से पंप करके हाइड्रोजन आइंस को अंदर लेके आए हैं उसको भी क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, और क्या कर देगा, जब 3 हाइड्रोजन आइंस बाहर निकलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ATP बनेगा। और ये काम ये क्यों करता है, क्योंकि अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहे होते हैं और स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कम हो रहे होते हैं, तो हमें दोनों तरफ मेंटेन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन आइंस कैसे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ लिखा हुआ भी ल्यूमेन में बेटा, जब ज़्यादा होते हैं और बाहर जाते हैं ना, तो हमें जब अगर देखो, अगर यहाँ पे ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि अंदर तो हाइड्रोजन आइंस ज़्यादा है और बाहर कम है, लेकिन अब भी तुम ना बाहर से ही ना हाइड्रोजन आइंस को अंदर लेकर आओ, इसको इधर लेकर आओ, तो आप क्या बोलोगे कि मिस, जब आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके आएंगी ना, तो आपको खुद एनर्जी देनी पड़ेगी। इससे बेहतर ये कि आप हाई से लो में भेज दें, यहाँ पे आपको एनर्जी मिलेगी। ये वाली बात याद रखना। ठीक है, तो फाइनली अब आपको समझ आ गया होगा कि 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं हमारे पास। सबसे पहला इवेंट ये होता है कि फोटोलाइसिस होती है, पानी टूटता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव करता करता जाता है। ठीक है, उसके अलावा NADPH बनता है और फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, यानी कि ATP बनता है। तो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो ये बहुत आसान चैप्टर है, बच्चे इनमें बहुत टाइम लगा देते हैं। मैंने आपको इतना बड़ा प्रोसेस विदिन 12 मिनट्स, विदिन 13 मिनट्स एक्सप्लेन कर दिया, और मैं आपको इसका आधा पार्ट तो कल वैसे ही बता चुकी थी, तो आज तो आपको ये समझने में बहुत आसानी हो गई होगी। ये बेटा एक बिल्कुल भी टफ नहीं है, हलवा चैप्टर है, इसको डिफ़िकल्टी के लेवल पे मत लेकर जाओ। मैं जैसे पढ़ा रही हूँ उसको 10 दफ़ा ले लो, उसको 2 दफ़ा भी ले लोगे तो तुम लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा, तुम लोग को समझ आ जाएगा। एक चीज़ होती है प्रोसेस को समझ आना। जिस बच्चे को प्रोसेस जितना आसान करके एक्सप्लेन कर देता है ना टीचर, वो बेटर होता है, वो ज़्यादा आसान होता है। होप सो अब आपको यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, लेकिन स्टिल यू हैव एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी फ्रीली। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मौजूद हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।